दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। समकालीन कलाकारों की ऑडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पूरी श्रृंखला आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सर्च करें। तो फिर आइए जानते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। आधुनिक भारतीय कला के नायकों में विनोद बिहारी मुखर्जी भी प्रमुख थे, जिनकी सृजनात्मक प्रतिभा का कोई जवाब न था। वे उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने हमेशा यह चाहा कि कला जो है वो घर आंगन तक पहुंचे, ताकि जनता की रुचि का परिष्कार होने के साथ साथ उसमें विशुद्ध सांस्कृतिक समझ भी विकसित हो। वे कहते भी थे, नित्य प्रति के जीवन में कला के भाग लेने में ही कला और उसके मूल्यों की उपयोगिता है। अपने कथन को अक्षरशः सिद्ध करते हुए उन्होंने अपनी कला सृजन को व्यापक आधार देने की कोशिश की तथा उसे जन जन तक पहुंचाने का निश्चयपूर्ण प्रयत्न किया। नंदलाल बसु के प्रिय शिष्यों में एक विनोद बिहारी ने भारतीय कला को अपने सृजन से समृद्ध करने का कारगर यत्न किया। वे कुछ ही भारतीय कलाकारों में गिने जाते हैं जिनकी गति कला सृजन और लेखन में रही है, जिन्होंने अपने लेखन से भी कला के चिंतन और विमर्श को संबल दिया था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 7 फरवरी 1904 को हुगली जिला के तहत बेहला गांव में हुआ था। इनका परिवार पढ़ा लिखा और समृद्ध था। प्राथमिक स्तर की स्थानीय शिक्षा के बाद इन्हें कोलकाता भेजा गया, जहां संस्कृत कॉलेजिएट स्कूल्स में इनकी पढ़ाई हुई। संस्कृत के प्रति इनके परिवार में विशेष आकर्षण था, इसीलिए इन्हें संस्कृत की शिक्षा दिलवाने का खास इंतजाम हुआ। यह हैरानी की बात है कि विनोद बिहारी ने अपनी कच्ची उम्र में ही रविंद्रनाथ टैगोर और माइकल मधुसूदन दत्त की अधिकांश रचनाएं पढ़ ली थी। साहित्य के प्रति उनकी अनुरक्ति का यह सबसे बड़ा कारण था। कलकत्ता में ही विनोद के भाई विमान बिहारी की मित्रता सुरेंद्र नाथ मजुमदार से हुई थी, जो हरप्रसाद शास्त्री के प्रतिभाशाली छात्र थे। इसी मित्रता के कारण विनोद बिहारी का शांति निकेतन आना संभव हुआ। विनोद की यहाँ के शिशु विभाग में भर्ती होने में रविंद्रनाथ टैगोर की अनुमति थी। इस विभाग में कला शिक्षक थे काली मोहन शेष और नगेंद्र नाथ आइच। विनोद बिहारी शांति निकेतन के ब्रह्म विद्यालय में पहले 1917 में दाखिल हुए, उसके बाद 1919 में शांति निकेतन संकाय में। तब तक कला का स्वतंत्र संकाय न था। वहाँ 1921 में कला का स्वतंत्र संकाय बना, जिसे कला भवन नाम दिया गया। विनोद बिहारी की आंखें बचपन से ही कमजोर थीं। उन्हें दिखाई भी कम देता था और आंखों में दर्द भी बना रहता। एक आंख तो उनकी ज़्यादा ही खराब थी। उसका ऑपरेशन भी हुआ पर कोई फायदा ना हुआ और एक आंख को हमेशा के लिए निकाल देना पड़ा। उनकी दूसरी आंख भी बहुत अच्छी न थी, पर वे उसी से आजीवन काम लेते रहे। अपनी इस अपंगता के कारण विनोद को कभी विषाद हुआ हो ऐसा देखने में नहीं आया, पर यह सच है कि वे अपने सहपाठियों से अलग थलग पड़े रहते थे। उनमें सामान्य बच्चों की तरह खेलने कूदने का कोई शौक न था। अपने कमरे में पड़े रहकर किताबें पढ़ना और चित्र बनाना ही उनका प्रतिदिन का काम था। इस अवधि में उनका हाथ काफी साफ हुआ और लगातार चित्र बनाते रहने से उनकी दृष्टि भी स्थिर हुई। अब जरूरत थी विनोद को उचित कला शिक्षा देने की, जिसे महसूस कर उनका प्रवेश कला भवन में कराया गया। कला भवन बनने से पूर्व वहां का दायित्व असित कुमार हल्दर संभाल रहे थे। इसके बाद नंदलाल बसु कला भवन के प्राचार्य बन गए थे, जिन्होंने 1955 तक इस पद पर रहकर कला की सेवा की। बहरहाल नंदलाल बसु के सानिध्य में विनोद बिहारी काम तो करने लगे, पर जब बसु को विनोद की आंखों के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो उठे। एक तरफ इस किशोर की इतनी लगनशीलता और दृढ़ता, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक अपंगता।
कला गुरु बसु का चिंतित होना स्वाभाविक था। कला सृजन आंखों का ही तो खेल है। क्या पता एक आंख भी कब तक साथ छोड़ दे। अपनी चिंता बसु ने रविंद्रनाथ से बताई। कवि गुरु ने जिज्ञासा व्यक्त की कि यदि यह प्रतिभाशाली बालक अपने सहपाठियों के साथ खेलता कूदता नहीं है और किसी अन्य गतिविधि में भाग नहीं लेता तो करता क्या है। कला गुरु ने जवाब दिया, वह कमरे के कोने में बैठा चित्र बनाया करता है। तब कवि गुरु ने आश्वस्त होकर कहा था कि उसे यही काम करने दो, थोड़े ही समय में वह बहुत कुछ कर दिखाएगा। बसु ने रविन्द्रनाथ की सलाह मान ली और विनोद को अपने मन माफिक काम करने की छूट दे दी। इस अवधि में विनोद अपने एक सहपाठी धीरेन्द्र कृष्ण के साथ शांति निकेतन और उसके आसपास के दृश्यों का चित्रण करने के लिए स्केच बुक लेकर भटका करते। ग्वालपाड़ा, कोपाई नदी, आसपास के गांव, प्रकृति के अनुपम विस्तार और संथालों के जीवन के राग रंग का स्केच करते विनोद को रात दिन की खबर भी नहीं रहती थी। इसके साथ साथ विनोद ने पत्र पत्रिकाओं में छपे महत्वपूर्ण कलाकारों के चित्रों का अध्ययन भी शुरू किया, जो चित्रावलियों के रूप में कला भवन के संग्रह में रखे गए थे। इस काम में सैयद मुज्तबा अली तथा पंडित विधुशेखर शास्त्री से भी उन्हें बहुत मदद मिली, जिन्होंने विनोद को कला से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ने की ओर प्रेरित किया। इस अवधि में ही विनोद ने रामायण और महाभारत सरीखे ग्रंथों का मनोयोग से अवगहन किया तथा विभिन्न पौराणिक चरित्रों के वैशिष्ट का भी अध्ययन किया। इन व्यक्तिक प्रयत्नों ने विनोद को अवनींद्रनाथ, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु के समानांतर एक ऐसे कलाकार के रूप में स्थापित किया जो अपनी शैली का नायाब कलाकार बन सका। बंगाल शैली अवश्य ही उनका पाथेय रही, पर रेखाओं के संयोजन, रंगों का बर्ताव और गहरी कला दृष्टि के कारण विनोद बिहारी की कला अलग भूमि पर अवस्थित हुई, जिसके वैशिष्ट्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। कला शिक्षा की समाप्ति के बाद 1929 में उनकी कला भवन के एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो गई। शिक्षा समाप्त करने के बाद विनोद बिहारी ने अपने सृजन में बहुविध प्रयोग किए। इसी बीच उन्होंने रेशमी कपड़ों, बोर्डों, कैनवास, लकड़ी आदि पर भी बेहतरीन कलात्मक प्रयोग कर अनेक कृतियों की रचना की, जिन्हें बहुत सराहा गया। जल, तैल रंगों सहित टेम्परा और वॉश तकनीक में बनाई गई उनकी कृतियों की न केवल प्रशंसा हुई बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर खरीदा भी गया। उनकी कृतियों की मौलिकता और नए रूपाभास के कारण जहां कला भावुकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, वहीं कलाकारों ने पाया कि उनमें से सीखने की संभावनाएं बन सकती हैं। 1936-37 में वे 10 महीनों के लिए जापान की कला यात्रा पर गए। जापान में उन्होंने महत्वपूर्ण कलाकारों से भेंट की, कला विमर्श किया और वहां की चर्चित कला पद्धतियों का गहरा अध्ययन किया। वहां के कलाकार समीक्षकों से भी उनकी महत्वपूर्ण कला चर्चाएं हुई। इससे उनकी कला को बहुत फायदा हुआ। यहीं पर उनकी कृतियों की एक बड़ी सफल प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसकी देश विदेश में बड़ी धूम मची। इसके बाद उन्होंने बनारस की यात्रा की, हिमालय की पर्वत श्रेणियों और प्राकृतिक रम्यता को देखा, सबको अपनी कृतियों का विषय बनाया। कहा जाता है कि कला भवन शांति निकेतन से उन्होंने असंतोष के कारण मुक्ति ले ली थी। वहां परंपरागत विधियों से अंकन को प्रमुखता दी गई थी, जबकि विनोद बिहारी चाहते थे कि चित्रांकन में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कला भवन के अन्य अध्यापकों की असहमति को देखते हुए विनोद बिहारी ने यही उचित समझा कि वे अपने पद से मुक्त होकर मनमाफिक कार्य कर सके। यही उचित है। इसी अवधि में उन्हें नेपाल सरकार का आमंत्रण मिला। वे चाहें तो काठमांडू स्थित राजकीय संग्रहालय का संरक्षक पद संभाले। विनोद बिहारी मुखर्जी को यह प्रस्ताव उचित लगा और वे तत्काल ही संरक्षक पद पर आसीन हो गए। नेपाल की यह सेवा उनके कला सृजन के लिए बड़ी उर्वर सिद्ध हुई। यहाँ पर उन्हें जीवन को गहराई से जानने का अच्छा अवसर मिला और काम करने का भी।
यहाँ पर उन्होंने अपने बहुमूल्य कृतियों की रचना की और राजकीय संग्रहालय को व्यवस्थित भी किया। नेपाल के संग्रहालय संरक्षक के पद से मुक्ति के बाद विनोद बिहारी ने मसूरी की यात्रा की। वहां पर हिमालय की उपत्यकाओं को देखने के साथ साथ संघर्ष करते श्रमिकों को देखा, जीवन की बेपनाह गरीबी देखी, तो प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य के बीच मानवता की बेपनाह यातना भी देखी। इन सबको उन्होंने अपनी तोलिका से अंकित किया और पूरी आत्मीयता से उन्हें सजीवता प्रदान की। इसके बाद वे देहरादून, जयपुर और दिल्ली गए तथा इसके बाद पुनः शांति निकेतन। इस बीच नवनिर्मित पटना कला महाविद्यालय में भी उन्हें अनुबंध प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश आंख की हालत खराब होने लगी थी, इसलिए वे पटना में अपनी सेवाएं न दे सके। मार्च 1957 में उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, पर दुर्भाग्य से उनकी एकमात्र आंख भी जाती रही। अपनी इस आंख के भी न रहने पर उनके उद्गार थे, अब तक दृष्टि का तमाशा देखता रहा और अब अदृष्टि का भी देखूंगा। 1958 में वे पुनः शांति निकेतन में काबिज हो गए। इसके पूर्व उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ, जो कि राजस्थान में है, कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किया। कला भवन में उन्हें दोबारा लौटने पर प्रोफेसर बनाया गया और यहाँ से मुक्त होने पर उन्हें प्रोफेसर एमरिस्ट का पद 1970 में दिया गया। तब तक इस कलाकार की मूर्धन्यता देश और दुनिया के कला परिदृश्य में स्थापित हो चुकी थी। अपनी कृतियों के वैशिष्ट और उसके नवाचार से विनोद बिहारी ने अपनी जगह उन ओल्ड मास्टर्स में बना ली थी, जिनसे अनेक पीढ़ियां प्रेरित होकर काम करती हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी युगांतकारी प्रभाव पैदा करने वाले कलाकार थे, जिन्होंने अपनी कृतियों में उस बंगाल शैली की बुनियादी प्रवृत्तियों को भी अस्वीकार किया था, जिस शैली में उनकी कला परवरिश हुई। आश्चर्य है कि यह नकार उनकी आरंभिक कृतियों में ही दिखती है। बाद में तो वे सर्वथा नई छवि के साथ खड़े ही होते हैं। घिसे पिटे विषय, भावोच्छ्वास, दोहराव, पौराणिक चरित्रों को तनिक हेर फेर के साथ चित्रण और पारंपरिक प्रयोगों की जड़ता से मुक्ति लेकर विनोद बिहारी ने अपने सशक्त रूपाकारों, दुर्लभ रंगों के प्रयोग की युक्ति तथा स्थानीय लोक कला के देशज वैविध्य के सृजनात्मक प्रयोग ने इस कलाकार की निष्ठा को स्थापित किया। सरल चित्रण में गहरे अर्थों और अभिप्रायों को संयोजित करने के कारण विनोद बिहारी की छवि ऐसे कलाकार की बनी जो परंपरा में रहते हुए उसे चुनौती देकर एक नई परंपरा का सूत्रपात करता है। जापानी और यूरोपीय कला तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए भी वे अपने प्रयोगों में जातीय कलाकार हैं, जिनके यहाँ अपनी संस्कृति का ओज है तो अपनी गौरवशाली सभ्यता का दर्प भी। अपनी कला सृष्टि की अनुभूति पर बल देने के कारण उनकी कृतियां विशुद्ध अनुभूति पूरक हैं, पर उनका वास्तविक आशय स्पष्ट है। वे कहीं से भी परोक्ष का अंकन नहीं है। उनकी आकृतियों में लय और गति का अद्भुत समन्वय है, इसलिए अपने दृश्य में वास्तविकता के भीतर रहते हुए उनके चित्र समकालीन मानकों पर खरा उतरते हैं। रेखाओं की सरलता, गतिमयता और लयात्मकता के कारण ही उन्हें नंदलाल बसु का उत्तराधिकार प्राप्त है। पर यहाँ यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि बावजूद इसके वे अपने गुरु की परंपरा का पल्लवन नहीं करते, वरन अपनी कृतियों से एक नई परंपरा का सूत्रपात करते हैं। शांति निकेतन के साथ साथ जापान की यात्रा, नेपाल के राजकीय संग्रहालय के संरक्षक का पद, मसूरी में कला प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी होने के साथ साथ वनस्थली विद्यापीठ में अध्यापन ने उनकी कला में बहुविध परिवर्तन संभव किए। नई नई तकनीकों पर सोचने विचारने के अलावा उन्होंने देश विदेश की कला परंपराओं को बहुत नज़दीक से जाना। यही कारण है कि केवल बंगाल तक सीमित रहकर उन्होंने अपनी कला को भारतीय कहने से हमेशा इनकार किया। कला के सिद्धांत को लेकर उनकी चिंताएं बार बार प्रकट हुई। वे लिखकर और बोलकर लगातार कला की अवधारणाओं में आ रहे परिवर्तनों को प्रकट करते रहे हैं
और जोर देते रहे हैं कि कला निर्मल प्रवाहित जल की तरह परिवर्तनशील है। उसे रोक देना एक जड़ता है, उसे दूषित कर देना है। असल बात है जल की निर्मलता, उसकी पारदर्शिता बनाए रखना। कला को कला बनाए रखना ही मूल बात है। उसे बद्ध मूल सिद्धांतों और दबाव में बांधना दरअसल उसकी सृजनात्मकता को नकार देना है। उसकी सर्जना में भी बराबर कला की स्वाभाविकता की रक्षा करने लगे रहे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। आंखों ने उन्हें बराबर धोखा दिया, पर अपने अंतर्चक्षुओं से वे वह सब देख पाए जो हम खुली आंखों से भी नहीं देख पाते। अपनी सृजन क्षमताओं के आगे उन्होंने प्राकृतिक अपंगता को कभी आड़े नहीं आने दिया। चाहे बड़े बड़े भित्ति चित्रों का निर्माण हो या ग्राफिक के दुसाध्य काम, तैल और जल रंगों के साथ साथ टेम्परा और वास तकनीक की थका देने वाली मेहनत हो, विनोद बिहारी ने हमेशा यह सिद्ध किया कि भले ही उनकी आंखें कमजोर हैं, पर वे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले में कमतर नहीं हैं। उनकी यात्राएं उनकी इसी संकल्प शक्ति का प्रमाण है। 1929 में उनके द्वारा निर्मित पंथशाला, 1940 में शांति निकेतन भवन, 1942 में चीन भवन की दीवारों तथा भीतरी छतों के भित्ति चित्र उनके द्वारा निर्मित ऐसे काम हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य ही हो सकता है कि कैसे इस कलाकार ने इन्हें निर्मित किया होगा। अपनी कलात्मकता और अभिप्रायों की बारीकी के साथ साथ भारतीय शैली के ये भित्ति चित्र अपूर्व हैं। इनमें इतावली पद्धति है तो यूरोपीय भित्ति चित्रण के दूसरे प्रयोग भी, पर कठिन श्रम और विवेक से विनोद बिहारी ने इन भित्ति चित्रों को सूखे स्तर पर अंडे की जर्दी लगाकर और दूसरे प्रयोगों के द्वारा इन्हें दर्शनीय कल्पनाशीलता दी है। शांति निकेतन के हिंदी भवन का भित्ति चित्रण जो उन्होंने 1946-47 में किया था, आज भी उनकी अदम्यता की गवाही देता है। 77 गुणे 8 फुट की लंबाई और चौड़ाई में निर्मित तीनों तरफ की दीवारों के भित्ति चित्र उनकी ऊर्जस्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सहसा यह भ्रम भी पैदा करता है कि क्या यह किसी एक इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। उनकी कला संसार में अनगिनत साधु संत, जोगी, मजदूर, बच्चे, स्त्रियां, बाउल संत, पीर, उपदेशक आदि वे सभी अंकित हैं जो हमारे समाज का निर्माण करते हैं। पर उनका अंकन उस पारंपरिक ढब से बिल्कुल भिन्न है जो अपने यहाँ हमेशा से होता आया है। इस मायने में देखें तो पाएंगे कि विनोद बिहारी की कला का संसार भारतीय संस्कृति का समन्वित संसार है, जिसमें परंपरा का आधुनिकता से और आधुनिकता से समकालीनता का गहरा समन्वय है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में वृक्ष प्रेमी, मंदिर की घंटी, नेपाल प्रोफेशन, पुल, जंगल, प्ले, बगीचे में महिलाएं, खेल, नंदलाल, राम किंकर, तेजेश चंद्र सेन, अहिल्या उद्धार, अर्जुन का लक्ष्य भेद, कुरुक्षेत्र युद्ध, चक्रव्यूह में गिरा अभिमन्यु, लाक्षा गृहदाह, राम वन गमन, सबरी प्रतीक्षा, अशोक वन में सीता, खेल आदि, जल रंग, तैल रंग, टेम्परा तथा वास में निर्मित विनोद बिहारी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनमें से कुछ कृतियां एचिंग, वुडकट, ड्राई पॉइंट आदि में निर्मित किए गए हैं, जिनमें जाड़े की दोपहर, दीपावली, वस्त्र सिलती हुई महिलाएं आदि उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा उन्होंने वनस्थली में 2 भित्तिचित्र बनाए, जिसमें बारात तथा नेपाली बुद्ध की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण कृतियां हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी जितने बड़े कलाकार थे उतने ही बड़े कला के सिद्धांतकार भी। दुर्भाग्य से आंखों ने उनका साथ न दिया, वरना वे बहुत कुछ लिखे होते। बावजूद अपनी अक्षमता के उन्होंने बोलकर बहुत से लेख लिखवाए और खुद लिखा भी, जो बहुत से पत्र पत्रिकाओं में छपे। कला के विचारणीय प्रश्नों, अवधारणाओं पर उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
जो आज भी हमें दृष्टि देते हैं। वे सारी कलाओं का आदर करते थे और सबको बराबर मान देते थे। संगीत और नृत्य में तो उनकी बहुत रुचि थी, पर साहित्य उनकी दृष्टि में बेहद महत्वपूर्ण था। साहित्य के अध्ययन में उनका मन बहुत रमता था। संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों के अलावा उन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी तथा अन्य अनेक भाषाओं के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया था। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी सेहत अच्छी नहीं रही, पर वे नियमित रूप से पढ़ने और कृतियों को बनाने में लगे रहे। अंतिम दिनों में वे रविंद्र संगीत सुनते या अरविंद दर्शन में समय देते। इस महान कलाकार का निधन 19 नवंबर 1980 को हो गया और इस तरह बंगाल शैली का वह अनंतम आंदोलन अपने समापन पर पहुंचा, जिसने जाने अनजाने भारतीय कला को न केवल एक अर्थ दिया, वरन कला को बरतने तथा जीने की एक संस्कृति भी दी। विनोद बिहारी मुखर्जी की कृतियां आज ललित कला एकेडमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता, रविंद्र भारती सोसाइटी सहित असंख्य निजी संग्रहों में शामिल हैं। इस मूर्धन्य कलाकार को अनेक पुरस्कार सम्मान मिले, जिनमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया पद्म विभूषण अलंकरण तथा ललित कला एकेडमी की रत्न सदस्यता उल्लेखनीय है। अब विनोद बिहारी मुखर्जी भौतिक रूप से नहीं है, पर अपनी कृतियों के जरिए वे हमेशा जीवित रहेंगे और हमें प्रेरणा भी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।